हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस सूरीज। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है सेक्शन वाइज। यदि आप उसका वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जा कर के जो है प्लेलिस्ट में वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप जो है लॉ का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या यूपी जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस जे का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो अभी यूपी पीसीएस जे में माइनर एक्ट के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो हम जो है एक एक करके जो है हर माइनर एक्ट को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी जो है हम बात करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब से प्रवर्तन में आया, यानी कि लागू कब हुआ है। तो ये हुआ है 1 जुलाई 1961 को। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉइंट अपने दिमाग में एक एक रखिए। उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है, और ये हम बता दें कि टोटल इसमें जो है कितने सेक्शन है, टोटल 10 सेक्शन ही है, ठीक है। सारे सेक्शन हमको पढ़ना भी नहीं है एक एक करके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, वैसे अगर आप चाहते हैं डिटेल इसकी स्टडी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके जो है आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा सही है, 1 जुलाई 1961 के बारे में, ठीक है। दूसरा नंबर आता है दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो ये जो है दहेज की परिभाषा किस में दी गई है, सेक्शन 2 में, ठीक है। दहेज के बारे में बताया गया है कि दहेज क्या होता है, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो है दहेज में सम्मिलित है, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ होते हैं, मुस्लिम स्वी विधि के अंतर्गत जो मेहर दिया जाता है वो दहेज में सम्मिलित नहीं है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। निम्न में से क्या दंडनीय है, ठीक है। तो दहेज देना भी दंडनीय है, दहेज लेना भी दंडनीय है, दहेज मांगना यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है, याद रखना। दहेज में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, तो अभी हमने बताया कि सेक्शन 2 कहता है कि मेहर जो है शामिल नहीं है, बाकी सारा का सारा जो है यहाँ पे क्या है, शामिल है, ठीक है। इसमें पूछा दहेज में शामिल नहीं है। विवाह के पश्चात मूल्यवान प्रतिभूति देने का करार, ठीक है। विवाह के पश्चात, अब विवाह हो गया है, देखो यहाँ पे तो एक चीज यहाँ पे विवाह हो गया है तो उसके बाद देने का करार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, विवाह के पूर्व या पश्चात, ठीक है, देने का करार, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है। तो ये याद रखना। दहेज लेना या देना किस धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय है, तो ये धारा 3 के अंतर्गत। धारा 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट यानी विस्तार कहाँ होगा, उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, ये सब बात बताता है। धारा 2 जो है आपको याद होना चाहिए, दहेज के बारे में बताता है, दहेज की परिभाषा के बारे में बताता है, ठीक है। धारा 3 दहेज लेना और देना दोनों जो है क्या है, दंडनीय है। और जो धारा देखिए यहाँ पे, हाँ, दहेज लेना, ये धारा देना दोनों क्या है, दंडनीय है, ठीक है। और उसके बाद ये धारा 4 आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 4 जो है किसकी बात करता है, यही साथ ही साथ देख लेते हैं। तो सेक्शन 4 जो है उनकी बात करता है कि जैसे कि मान लो कि दहेज अगर कोई मांग रहा है, ठीक है, तो उनकी पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है। दहेज मांग रहा है तो उनकी पनिशमेंट क्या होगा, सेक्शन 4 में होगा। सेक्शन 5 की क्या किसकी बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि दहेज जो है, देखो इसमें एक और चीज है 4A भी है, तो 4A में विज्ञापन से संबंधित रोक है, ठीक है। और सेक्शन 5 भी बता देते हैं, दहेज लेने या देने का करार शून्य होता है। सेक्शन 3 वहीं पे बताता है कि दहेज देने या लेने के लिए शास्ति, ठीक है,
और ये दहेज मांगने के लिए दंड दिया है। और धारा 5 क्या है, देना और लेने का जो करार है वो शून्य है। धारा 6 किसकी बात करता है, धारा 6 जो है जो भी दहेज की संपत्ति होगी उसकी पत्नी या वारिसों के फायदे के लिए होगी। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारा सेक्शन 6 क्वेश्चन 6 जो है, दहेज मांगना किस धारा के अधीन दंडनीय है। तो दहेज मांगना अभी हम जस्ट बताए हैं कि किस में है, सेक्शन 4 में है। फिर से बता दें, सेक्शन 3 जो है दहेज मांगने और देने के लिए जो दंडनीय बनाता है। सेक्शन 4 जो है दहेज मांगना किस धारा के दंडनीय है, ये सेक्शन 4 है। सेक्शन 5 से बात करता है कि देने और लेने का करार जो है शून्य होता है, यानी दहेज लेने और देने का करार शून्य होता है। 7 जो है अपराधों का संज्ञान के बारे में बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी है। ठीक है, दहेज देने या लेने को दुष्प्रेरित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कितना दंड विहित है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर मान लो कि कोई दहेज देने की बात करता है या लेने की, उसको दुष्प्रेरण से संबंधित बात है, तो इसके लिए पनिशमेंट की बात कर रहा है। तो ये जो है न्यूनतम 5 वर्ष की कारावास। देखो क्या पूछा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कितना दंड विहित है, तो सारा न्यूनतम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूनतम कितना होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आए। दहेज लेने या देने के लिए कितना जुर्माना हो सकता है, तो जुर्माने की अब बात कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सी है। देखो न्यूनतम 15,000 रुपए है और दहेज की मूल्य की रकम तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, यहाँ पे ए और बी दोनों अधिक है। ठीक है, दोनों। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू नहीं है, किस पे लागू नहीं है, तो ये याद रखना जो शरीयत कानून है, जो मुस्लिम विधि है उस पे, और जो भेंट वगैरह दिए गए हैं, गिफ्ट वगैरह, उस पे, यानी कि ए और बी जो है दोनों पे लागू नहीं है। दहेज मांगने के लिए न्यूनतम दंड कितना होगा, तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके लिए जो दंड है न्यूनतम 6 माह है और मैक्सिमम कितना है, 2 ईयर्स है। ठीक है, दहेज मांगने पर दोषी व्यक्ति द्वारा कितना जुर्माना दे होता है, ठीक है, तो ये 10,000 रुपए का जुर्माना होता है। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विहित दंड से कम दंड न्यायालय क्या है, सामान्यता दे सकता है, नहीं दे सकता है, विशेषता और पर्याप्त कारणों में अवलित करते हुए दे सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, विशेष और पर्याप्त कारण अभिलिखित करते हुए दे सकता है। ठीक है, विवाह के प्रतिफल स्वरूप विज्ञापन पाबंदी कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4A। ठीक है, दहेज देना या लेने का करार शून्य होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ये जो है कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 5। दहेज देने या लेने का करार क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। धारा 3 एवं 4 का अपवाद प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है जो धारा 3 और 4 का अपवाद जो है प्रस्तुत करता है, तो ये धारा 6 जो है यही बताता है कि धारा 3 और 4 का अपवाद। ठीक है, दहेज की संपत्ति, ठीक है, दहेज की संपत्ति स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति के पास और स्त्री को अंतरित किया जाना आवश्यक है। कौन जो है ये कौन सा इसमें सही होगा, 3 मास के भीतर, 6 मास के भीतर, 1 मास के भीतर। ठीक है, तो ये होगा आपका 3 मास के भीतर जो है दहेज की संपत्ति अगर कोई है स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति के पास है तो उस स्त्री को अंतरित किया जाना चाहिए। यानी कि ये हम पढ़े हैं कि अभी जो है क्या बताता है, 7 की वारिसों के लिए और उस पत्नी के लिए जो है उसी जो है उसके फायदे के लिए होगा। ठीक है, धारा 6 के अंतर्गत संपत्ति का न्यासी विहित अवधि के भीतर स्त्री की संपत्ति का अंतरित कर सकता है। ठीक है, अन्यथा जो उसको कितने की दंड होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना, कम से कम 6 मास का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन संज्ञान ले सकता है, कौन ले सकता है, ठीक है, तो इस अधिनियम के अधीन जो है संज्ञान जो है महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ले सकते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के अपराध होता है, कैसा अपराध होता है इस अधिनियम के अधीन, जल्दी से बताइए। तो ये होता है आपका संज्ञेय भी हो सकता है, अजमानती और असमनी भी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और असमनीय बनाया गया है कौन से धारा में? तो ये है धारा 8। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जो है इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बना सकता है, कौन नियम बना सकता है? केंद्र सरकार भी बनाएगा, राज्य सरकार बना सकता है, या सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बना सकते हैं। ठीक है, दहेज का पत्नी और उसके वारिसों के फायदे के लिए हो सकता है, कौन से सेक्शन में कहा गया है? तो ये है सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत। जब तक संपत्ति स्त्री को अंतरित नहीं कर दी जाती तब तक संपत्ति का धारक होता है, कौन धारक होता है? तो याद रखना यहाँ पे जो ट्रस्टी होता है, जो न्यासी होता है, वो होता है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दहेज ये पूछा है कि सही सुमेलित योग्य नहीं है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा बताया गया, सही है। धारा 5 में दहेज देने का करार जो है क्या होता है? शून्य होता है, ये भी सही है। धारा 8 में अपराध संज्ञेय, जमानती एवं असमनीय है। धारा 9 में अपराधों का संज्ञान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, धारा 9 में क्या है? अपराधों का संज्ञान नहीं है। तो फिर धारा 9 में क्या है? ठीक है, तो धारा 9 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति कौन से है? धारा 9 में है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार जो है क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। वहीं धारा 10 में क्या है? राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। तो ये भी याद रखना है। दहेज प्रतिषेध जिसमें वर वधु भेंट सूची नियम 1985 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या थी? तो ये भी आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो तिथि थी वो है आपका 2 अक्टूबर 1985। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1985 में कुल कितने नियम हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। यहाँ पे टोटल जो है 2 नियम है। भेंटों की सूची रखने के नियम दिए गए हैं। भेंटों के जो यानी गिफ्ट जो दिए गए उसकी लिस्ट दी गई, उसके क्या नियम है? तो यहाँ पे कि जो है नियम 2 हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन है? भेंटों की सूची लिखित में होगी, सूची पर वधु और वर के दोनों हस्ताक्षर होंगे, और भेंटों की सूची विवाह के समय या विवाह के पश्चात यथासंभव शीघ्र तैयार हो जाएगी। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अब देखो भेंटों की सूची के संबंध में कौन से कथन सत्य कथन है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सत्य कथन है वो है कि यदि वधु पढ़े लिखे नहीं है तो उनका अंगूठा का निशान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज देने या लेने का करार एक क्या है? शून्य करार है। ठीक है, ये कैसा है? शून्य करार है। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 3। ठीक है, ये जो है दहेज का देना और लेना क्या होता है? अगर कोई करार किया जा रहा है, ठीक है, तो करार कैसा होगा? याद रखना, ये दहेज का देना और लेने का करार जो है वो शून्य होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम बात करते हैं यदि किसी अभियोजन दहेज लेने के लिए उत्प्रेरित करने और दहेज की मांग करने के लिए किया गया है तो सबूत का भार, अब देखो सबूत का भार किसके किसके ऊपर होगा? सबूत का भार उसी के ऊपर होगा जो दहेज मांगा है। ठीक है, अभियुक्त शिकायतकर्ता दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभियुक्त पर होगा जिसके खिलाफ जो है दर्ज किया गया है मामला। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेने और दहेज देने दोनों दंड का प्रावधान है? तो यहाँ पे जो है सेक्शन 3 धारा 3 की बात करता है। इसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों के लिए जो है शास्ति की बात करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया। देखो हमने पूरा क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से जो भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया। ये वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, और यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे जो है हम लोग को उत्साह मिलता है। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।